हेलो। हाँ बेटा, हम आज कक्षा 12 जीव विज्ञान लेसन 3 में आवृत्तिबीजी पौधों के जीवन इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आवृत्तिबीजी पौधों का जीवन इतिहास है। इनके जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है बीजाणु उद्भिद, दूसरा होता है युग्मकोद्भिद। बीजाणु उद्भिद को इंग्लिश में कहते हैं स्पोरोफाइट, और दूसरा होता है युग्मकोद्भिद, इसको कहते हैं गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट होता है वो अगुणित होता है, और जो स्पोरोफाइट होता है द्विगुणित होता है। इसमें जैसा कि ये एक पौधा है, आवृत्तिबीजी पौधा। अधिकांश आवृत्तिबीजी पौधे द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं, द्विलिंगी कहलाते हैं। तो पुष्पीय पौधों में जो नर भाग होता है उसे पुंकेसर कहते हैं, और जो मादा भाग होता है उसे स्त्री केसर कहते हैं। नर भाग को पुंकेसर, मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है, स्त्री केसर पुष्प का मादा जननांग है। नर जननांग में सूक्ष्म बीजाणु होते हैं। अब इसमें नर जननांग जो होता है पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, वैसे 3 है लेकिन 2 मुख्य रूप से देखिए, एक एंथर और एक नीचे वाला फिलामेंट। ये फिलामेंट है। एंथर में इसके अंदर माइक्रोस्पोर, सूक्ष्म बीजाणु या उसको कह सकते हैं पॉलन ग्रेन, परागकण बनते हैं। तो इसमें जो एंथर होता है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, और ये माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। अर्थात इसके अंदर की जो ऊतक होते हैं, उसके अंदर का एक ऊतक अन्य ऊतक कोशिकाओं से बड़ी होकर के आर्कीस्पोरियल सेल बनाती है। आर्कीस्पोरियल सेल जो होता है उसको प्रपसोकोसा कहते हैं। फिर ये कोशिका, ऊतक कोशिका विभाजित हो जाती है। विभाजित होने के बाद प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाती है। अब यही जो स्पोरोजिनस सेल है, ये इसमें बहुत से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल उसको कहते हैं सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका। ये सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो जाती है। ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो जाती है, और विभाजित हो करके ये 4 कोशिका बनाती है।
तो जो चारों कोशिकाएं होती हैं उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल ऑफ टेट्राड स्पोर, चतुष्की सिरों वाला 4 बीजाणु सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण होता है। जो चतुष्की बीजाणु होते हैं इसमें युगपत विभाजन होता है, साइमल्टेनियस इसको कहते हैं। एक होता है सक्सेसिव टाइप, दूसरा होता है साइमल्टेनियस। जो सक्सेसिव टाइप होता है उसको मतलब कहते हैं क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है जैसे से कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं और वैसे वैसे भित्ति का निर्माण होता रहता है और कोशिकाएं अलग होती रहती हैं। लेकिन युगपत में जब तक कोशिकाएं 4 कोशिकाओं में डिवाइड नहीं हो जाती तब तक कोशिकाएं एक दूसरे से अलग नहीं होती। अब इसमें से जब चारों कोशिकाएं टेट्राहेड्रल जो टेट्राड स्पोर है, चारों कोशिकाएं जब इसमें से विभाजित हो जाती हैं तो विभाजित में चारों कोशिकाएं जब विभाजित हो जाती हैं तो विभाजन होने के कारण सब अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि एक स्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल जब 4 कोशिकाएं बनाती हैं तो चारों से एक पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। अब ये होता है कि जो इसमें स्पोर्स होते हैं कुछ समय बाद इसके चारों तरफ एक जो है ऐसे बाहरी आवरण का निर्माण, कटीली जो होती मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है। बाहरी भित्ति को कहते हैं एक्साइन, आंतरिक भित्ति को कहते हैं इंटाइन। एक एक्साइन होता है, एक इंटाइन। अब बीच की भित्ति जो पतली होती है इसको कहते हैं जर्मपोर कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, पॉलन में जो परागकण होते हैं जब इसका परागण होता है, अब परागण के द्वारा जब किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो पहुंचने पर ये वहाँ पर अंकुरण करते हैं। अब इसमें कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का विकास। इस नर युग्मकोद्भिद के विकास के अंतर्गत इसका जो केंद्रक होता है यह विभाजित होकर के तो कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो दोनों कोशिकाओं, एक को कहते हैं जर्म सेल। अब यही जर्म सेल जो होता है डिवाइड होगा तो एक बनाएगा प्रोथैलियल सेल, एक बनाएगा एंथ्रीडियल सेल। फिर एंथ्रीडियल सेल डिवाइड होगा तो एक बनाएगा जनरेटिव सेल, दूसरा बनाएगा ट्यूब सेल। तो इस तरीके से इसमें ट्यूब का निर्माण होता है, ये ट्यूब। अब इसके बाद ये जो यहाँ पर अंकुरण हुआ, अब इसको ट्यूब नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे पॉलन ट्यूब, पराग नलिका। अब जैसे से पराग नलिकाएं ये बढ़ती जाती हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जनरेटिव सेल 2 कोशिकाएं बनाती है, एक बॉडी सेल, दूसरा स्टाल सेल। बॉडी सेल और स्टाल सेल। तो बॉडी सेल जो होता है, बॉडी सेल, ये बॉडी सेल जो है इसका केंद्रक 2 केंद्रकों में विभाजित होकर के 2 मेल गैमीट में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हुआ? 2 मेल गैमीट। अब 2 मेल गैमीट में जब परिवर्तित हो जाएगा तो नीचे वाला जो भाग होता है, नीचे वाला, इसको कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, और ऊपर वाला दोनों का है मेल गैमीट है।
तब जब इसमें मेल गैमीट बन जाएगा तब ये यहाँ पर आके पुष्प में लटकता रहेगा नीचे की तरफ। अब इसका जो होता है यहाँ पॉलिनेशन होगा। अब इसके निषेचन के बारे में अभी इसके बाद बताएंगे। पहले हम फीमेल गैमेटोफाइट का देख लें। उसी प्रकार से अब देखिए ये पुष्प का यलेस, यलेस माने जो ऊपर से नीचे तक अगर पुष्प को काटा जाए तो यलेस होता है। अब इसमें ओव्यूल है, तो पहले जो ओव्यूल होते हैं ना उसका जो बीजांड होता है, बीजांड में क्या अंदर का भाग फ्लैशी होता है मांसल, तो उसमें से एक कोशिका जो होती है एक केंद्रक रचना बनाती है जिसको आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। आर्कीस्पोरियल सेल जो होता है ये भी दो कोशिकाओं में डिवाइड होती है। एक बनाती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, दूसरा बनाती है प्राइमरी पैराइटल सेल। तो इसमें पैराइटल सेल में विभाजन नहीं होता, लेकिन स्पोरोजिनस सेल जो होती है प्राइमरी जो स्पोरोजिनस सेल होता है इसमें फिर विभाजन नहीं होता और यही स्पोर मदर सेल में परिवर्तित हो जाती है। इस स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 मेगा स्पोर का निर्माण करते हैं। 4 मेगा स्पोर, तो इसी कहते हैं लाइनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर। अब ये जो है एक था, यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन लिखा है या मियासिस लिखा हुआ है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, 1 से 4 बनता है, यहाँ 4 बन गया, तो इसी कहते हैं लाइनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर। अब यहाँ पे जो 4 बना तो देखिए इसमें 4 जो होते हैं समान नहीं है, एक बड़ा है बाकी 3 उससे छोटे हैं, तो समानता न रख पाने के कारण क्या होगा 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, एक बचता है। तो एक जो बचता है अब वही जो होता है फंक्शनल मेगा स्पोर में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि 4 यहाँ पर था, 3 डिजेनरेट हो रहा है, एक बचा, जो बचा उसी को कहते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। बाकी 3 देखिए डिजेनरेट हो गया, 3 डिजेनरेट हो गया, एक बचा उसको कहते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। अब इसी फंक्शनल मेगा स्पोर का जो केंद्रक है, फंक्शनल क्रियात्मक बीजाणु का केंद्रक जो है ये समसूत्री विभाजन द्वारा 1 से 2, 1 से 2, 2 से 4। अब यहाँ देखिए एक है, एक यहाँ पर हो गया, एक ऊपर नीचे, फिर 1 से 2, फिर नीचे 2 1 से, अब फिर यहाँ पर ये 4, यहाँ पर 4, 1 से 2 ये हो गया, और ये देखिए 2 2 यहाँ हो गया, तो 2 2 फिर होगा, तो यहाँ 4 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 8 बना। अब 8 जब बन जाएगा तब इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, और इसमें नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1 4 4 है, पेपर में पूछा जाता है बीजांड के अंदर कितने केंद्रक और कोशिका होती है, तो 8 जो होता है केंद्रकी होते हैं और 7 कोशिकीय होते हैं। अब केंद्रक कितना है 8, ये केंद्रक 4 4 8 है, लेकिन 4 4 8 भी देखिए यहाँ पर कि एक एक ऊपर से निकल कर आए, ये बनाए ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई,
3 बनाया प्रतिमुख कोशा एंटीपोडल सेल, और इसमें से 2 सहायक कोशा और 1 होता है एग सेल। तो इस तरीके से 7 कोशिकीय हो गए। ये 7 कोशिकीय हो गए। अब 3 3 6 1 7, तो आप देख सकते हैं 3 3 6 1 7 कोशिकीय हो गया, 8 केंद्रक हो गया। अब यहाँ पर ये है कि अब दोनों का पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन में यहाँ पर ये दोनों युग्मक हैं, तो इसमें देखिए क्या है कि द्विनिषेचन और त्रिनिषेचन एक होता है। यहाँ देखिए दोनों युग्मक हैं। ये युग्मक इस बीजांड लोब्यूल के अंदर बीजांड के अंदर आएंगे और यहाँ से इससे निषेचन करेंगे। तो जब निषेचन करेंगे इससे तो जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट, अब देखिए यहाँ क्या सिनगेमी फर्टिलाइजेशन संयुग्मन होता है। संयुग्मन के थ्रू जो होता है निषेचन है। निषेचन क्रिया के द्वारा फिर अब भ्रूण का निर्माण होता है। अब देखिए इसमें ये जाइगोट द्विगुणित कोशा हो गई। अंडाणु और शुक्राणुओं के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। अब यहाँ जाइगोट और जाइगोट द्विगुणित हो गया। ये अंदर का भाग एंडोस्पर्म मदर सेल या मदर न्यूक्लियस होता है, वही इसके अंदर का पोषण में सहायक होता है। इस प्रकार से ये जो होता है एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप करता है, और डेवलप करके यंग एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी में जो होता है भ्रूण का निर्माण होता है। ऊपरी भाग रेड सेल कहलाती है, और निचला ये बीज का भाग होता है प्लूम्यूल कहलाता है। प्लूम्यूल ये प्लूम्यूल कहलाता है, ये रेड सेल कहलाता है। मतलब मूलांकुर और प्रांकुर। और फिर यही जो होता है नम भूमि पा करके एक नए इंडोस्पर्मिक प्लांट का निर्माण करता है। नेक्स्ट वीडियो अगले बार भेजा जाएगा। धन्यवाद।